दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री आज चंपारण में थे, भाषण दे रहे थे। भाषण देते वक्त उन्होंने कहा कि आज उनकी चुनाव प्रचार की आखिरी रैली है। अब वो शपथ ग्रहण समारोह में ही आएंगे। क्या वाकई प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर भरोसा किया जा सकता है? बिहार के भीतर की हवा क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण समारोह तक आने का मौका दे देगी, या फिर ऐसा शपथ ग्रहण कहीं तो नहीं हो जाएगा जिससे संकट दिल्ली में गहराने लग जाएगा और सवाल प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आकर खड़ा हो जाएगा? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे तो पता नहीं क्यों आज से ठीक 9 साल पहले आज ही के दिन जब प्रधानमंत्री ने देर शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया था तो नोटबंदी का ऐलान किया था। और नोटबंदी में जो 4 बातों का जिक्र किया था, चारों बातें झूठी साबित हो गई। यानी इस देश में काला धन खत्म नहीं हुआ, यानी इस देश के भीतर कैशलेस सोसाइटी नहीं बन पाई, कैश का चलन कहीं ज्यादा हो गया। इस दौर में बड़े नोटों को कम करना था, तभी तो 500 रुपए का नोट भी उस वक्त बंद कर दिया गया था, लेकिन वह दोबारा चलन में भी आ गया। और जिस तरीके से उस दौर में यह सोचा गया था कि नोटबंदी भारत की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएगी और पैसा मुख्य धारा में ही लगेगा, जो सफेद होगा, सब कुछ उलट पुलट सा गया। लेकिन आज नोटबंदी का जिक्र क्यों करें? ना प्रधानमंत्री मोदी को याद है, ना विपक्ष के नेता राहुल गांधी को याद है, ना विपक्ष उस दिशा में कुछ कह रहा है, ना ही सत्ताधारी पार्टी कुछ कह रही है। मुश्किल हालात तो इस देश के दिहाड़ी मजदूरों के सामने है। इस देश के लगभग 92% लोग जो मजदूरी के तौर पर या कहीं रोजगार करते हैं, वह असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और इस नोटबंदी ने इस देश के भीतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र की कमर तोड़ डाली थी, जिसका असर बिहार में भी बड़ा व्यापक पड़ा। और बिहार के प्रवासी मजदूर जो देश के अलग अलग हिस्सों में रोजगार की तलाश में निकलते थे, उस दौर में उनके सामने संकट यह था, कोई भी कैश देने की स्थिति में नहीं था। तो कोविड काल के संकट से लेकर मौजूदा वक्त में चंद दिनों पहले छठ में शामिल होने आने के लिए जो रेलगाड़ियों में लदे फदे बिहार के प्रवासी मजदूर आ रहे थे, सबके दिलों में क्या चाहत रही होगी या क्या चाहत है, उसका पहला नजारा तो पहले चरण के वोटिंग में पूरे देश ने देख लिया, जो एक रिकॉर्ड बन गया। आजादी के बाद पहली बार इस बार 65% से ज्यादा वोट पड़े। जी, इलेक्शन कमीशन ने आज ही जारी किया, वो 64% नहीं, वो 65% प्लस वोटिंग हुई है। और अब दूसरे चरण में क्या होगा? और इतनी बड़ी तादाद में वोटर अगर निकल कर आ रहा है तो क्या वाकई प्रधानमंत्री ने उस हवा को महसूस कर लिया है, जहां पर अब वो जान चुके हैं कि जिस रास्ते सरकार की नीतियां चल रही है उस रास्ते अभी तक तो चुनावी जीत मिलती चली गई, लेकिन क्या बिहार उन्हें आईना दिखाने को तैयार है? इसीलिए आज वो कहने से चूके नहीं, हम कहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस देश के भीतर हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं जो बिहार में चुनाव जीतना है। जी नहीं, बिहार की जनता ही चुनाव प्रचार कर रही है और वही चुनाव लड़ रही है। यानी पहली बार उनके मुख से खुद को लेकर और नीतीश कुमार को साथ खड़े करके जो आवाज निकली, उसे आज शुरू में ही आप सुन लीजिए। मैं कह सकता हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, कोई एनडीए का नेता नहीं लड़ रहा है, न मोदी लड़ रहा है, न नीतीश कुमार लड़ रहे हैं। ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा, हम नहीं, बिहार का वोटर ही चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले तो वही चुनाव लड़ रहे थे और एक बार भी उनकी जुबां पर
नीतीश कुमार का नाम आता नहीं था कि वही मुख्यमंत्री होंगे। और जब जनता चुनाव लड़ रही होती है तो वह शायद उस राजनीति से कई कदम आगे चल रही होती है जिस राजनीति के चौखट पर सत्ताधारी पार्टी खड़ी होती है और उसका चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में जगमगाता है। और आज उन्हीं प्रधानमंत्री को उसी जनता के सामने यह कहना पड़ा, अब की बार नीतीश कुमार जी। ध्यान दीजिए, तो विधायकों को तय करना था कौन होगा मुख्यमंत्री। पूरे दौर में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसका जिक्र ना प्रधानमंत्री ने किया ना ही गृहमंत्री ने किया। और बीजेपी ने भी कहा अगुवाई में लड़ेंगे, लेकिन पहले चरण के वोटिंग के पैटर्न ने जब दो संदेश खुले तौर पर दे दिए कि नीतीश कुमार को लेकर बिहार की जनता और खास तौर से महिला वोटर कितनी भावुक है, भावनात्मक तौर पर वह नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई है, तो सवाल यह नहीं है कि सोशल मीडिया में नीतीश कुमार हैं या नहीं है, उनका चुनाव चिन्ह तीर तो हर जहन में बसा हुआ है। और जितनी बड़ी तादाद में वोट देने निकले, उसके बाद दूसरा मैसेज यह निकल कर आया कि दरअसल बीजेपी ही झटका दे रही है और झटका बीजेपी ना दे इसके लिए वोट ट्रांसफर जनता दल यूनाइटेड का वोटर बीजेपी में नहीं करेगा। तो मैसेज पहली बार जनता के साथ और जनता को आगे करने की सोच अगर प्रधानमंत्री मोदी में दिखाई दे गई, तो दूसरी परिस्थिति यह भी आ गई कि उनके निशाने पर आरजेडी जरूर है। वो कह जरूर रहे हैं कि कट्टा लेकर उस दौर में आरजेडी के नेता चलते थे, तो कट्टे वाली सरकार तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सरकार चाहिए वह नीतीश सरकार है। सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी को ही बड़ा व्यापक परिवर्तन पहले जनता को लेकर, उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर कैसे आया है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री को सिर्फ बिहार दिखाई दे रहा है, या बिहार के अक्स तले उन्हें अपनी दिल्ली की कुर्सी दिखाई देने लगी है, जहां पर संकट तो मचेगा और भयानक संकट बिहार के जनादेश के बाद दिल्ली में मचने वाला है, और उसकी चपेट में कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। और मोदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के असल राजदार गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। यही दोनों की पूरी सियासत बीजेपी को हाँक भी रही है, जिता भी रही है, और कहीं कहीं वैचारिक तौर पर डुबा भी रही है। और इन परिस्थितियों के बीच कौन कहां कैसे किस रूप में खड़ा होगा, क्योंकि शुरुआत तो गृहमंत्री अमित शाह ने की थी, जो एक इंटरव्यू में कहा था कि दरअसल प्रोटोकॉल भी होता है, कोई नियम कायदे भी होते हैं कुछ, इसीलिए तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे यह तो विधायकों को तय करना है, वह खुद कौन होते हैं तय करने वाले। लेकिन फिर वही बात, पहले चरण का मैसेज बिहार के भीतर अगर जीत हार तय कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी को इससे दिल्ली में अपनी राजनीतिक जमीन हिलती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर गृह मंत्री क्या कहेंगे, किस रूप में अपनी बातों को रखेंगे। एक झटके में आज के दिन वह भी पलट गए। प्रधानमंत्री मोदी पलटे, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह पलटे। अमित शाह की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रेंगने लगे, और बात यहां तक आ गई कि अयोध्या के मंदिर को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर के साथ उन्होंने सीतामढ़ी में सीता मंदिर को भी जोड़ दिया, लेकिन अपने बूते नहीं, संघ के भरोसे नहीं, खुद की भगवा पार्टी के भरोसे नहीं, बल्कि नीतीश का नाम साथ जोड़ना पड़ा। और उसके बाद एक कदम वो और आगे बढ़ गए और खुले तौर पर यह कहने से चूके नहीं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर मोदी हैं,
वो कुर्सी खाली नहीं है तो राहुल गांधी उस दिशा में ना देखें। और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो इस दिशा में लालू के बेटे भी नहीं देखें। सवाल यह नहीं था कि वो सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को चिढ़ा रहे हैं या फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को डरा रहे हैं। जी नहीं, परिस्थितियां यह है कि बिहार के चुनाव का असर दिल्ली में होगा और नीतीश कुमार की कुर्सी गई तो बिहार की परिस्थितियों से दिल्ली की परिस्थिति जुड़ जाएगी। यानी नीतीश अगर हार जाते हैं, निपट जाते हैं, तो भी मुश्किल बीजेपी के सामने होगी, क्योंकि नीतीश के साथ खड़े वो तमाम सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे ऐसा भी संभव नहीं है। और नीतीश कुमार अगर हार जाते हैं तो उनके विधायक कहां जाएंगे? वो बीजेपी के पीछे कतार लाकर खड़े हो नहीं होंगे, वो जाहिर है एक नए समीकरण की दिशा में बढ़ेंगे ही। और शायद इसीलिए आज अमित शाह को भी अपने भाषण में दो अलग अलग जगहों पर, शुरुआत में सुपौल और उसके बाद कटिहार में, दोनों जगहों को एक साथ सुनिए, अच्छा लगेगा, क्योंकि अचानक नीतीश की जरूरत बीजेपी को अच्छी लगने लगी है या बीजेपी की जरूरतों से अब नीतीश कुमार जुड़ चुके हैं या फिर आश्रित हो चुके हैं नीतीश कुमार की जीत हार को लेकर। 2 माह पहले नीतीश कुमार जी संग मैंने सीता माता के पुनौरा धाम में मंदिर का भूमि पूजन किया है, भूमि पूजन किया है। और 2.5 साल में सीता माता का भव्य मंदिर बिहार में बन जाएगा, भाइयों बहनों, बन जाएगा। पटना में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। यह वाकई महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री यानी मोदी और अमित शाह दोनों की बिहार को लेकर समूची राजनीति दिल्ली की राजनीति में अपनी जमीन को बचाने पर जाकर टिक चुकी है। इसीलिए बिहार के भीतर पहले चरण की वोटिंग के बाद एक बड़ा व्यापक परिवर्तन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों में दिए गए भाषण और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति में खुलकर झलकने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी सामान्य तौर पर किसी भी राज्य के चुनाव में आखिरी वक्त तक प्रचार करते थे, इस बार वो नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली लौट रहे हैं। और दिल्ली लौटने का मतलब बहुत साफ है, अब पूरी कमान अमित शाह के पास है। यानी कल का दिन शाम के 5 बजे तक जो भी चुनाव प्रचार जिस तर्ज पर करना है, यह मैसेज इसलिए भी बड़ा है कि इस दौर में दिल्ली ने जो भी निर्णय लिए, वो निर्णय अगर आज ही के दिन 9 बरस पहले जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं नोटबंदी का, वह कितना बड़ा बूमरैंग था या कितनी परिस्थितियां घातक रही इस देश के लिए, उसको यह सरकार छुपा ले गई। उसके अगले बरस वो जीएसटी लेकर आई। जीएसटी ने कैसी तबाही मचाई और इस देश के भीतर व्यापारी तबका कैसे भीतर से हिल गया, वो पूरा नजारा भी खुलकर सामने आया। और आखिरकार 8 बरस के बाद उसमें परिवर्तन करना ही पड़ा जब जीएसटी के 2 स्लैब बना दिए गए। तो ना नोटबंदी चली ना जीएसटी चली। और इस दौर में कॉरपोरेट की यारी ने इस देश के संस्थानों को सत्ता के लिए खड़ा करने के दौर ने एक एक करके हर उस नीति को इस देश के हर राज्य के सामने, जो गैर बीजेपी शासित राज्य है या फिर गैर बीजेपी पार्टी वाला राज्य है जहां पर गठबंधन की सरकार है, उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ा नाम चंद्रबाबू नायडू का लेना होगा। और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि उनकी पूरी राजनीति कहीं ना कहीं उन आर्थिक नीतियों या उस आर्थिक पैसे के आश्रय राज्य के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ती है, जिसके जरिए वो भविष्य की राजनीति साधते हैं। यह काम उन्होंने हैदराबाद में भी रहते हुए किया जब तेलंगाना नहीं बना था। साइबराबाद उन्होंने जिस तर्ज पर बनाया और अब अमरावती जिस तरीके से बना रहे हैं, कॉरपोरेट को जो जगह देते हैं और कॉरपोरेट के आश्रय अपनी राजनीति को अपने राज्य में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए वो साधना चाहते हैं,
उन सभी में रुकावट कहीं बीजेपी तो नहीं, और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसा देकर शांत कर रही है। तो फिर लौटिए बिहार पर और अब जरा समझने की कोशिश एक बार नए सिरे से कीजिए। नीतीश कुमार की जीत बड़ी जीत होगी या नहीं होगी? दोनों परिस्थितियों में बीजेपी का अस्तित्व अब जुड़ चुका है, क्योंकि पहले राउंड ने बीजेपी को पीछे ढकेला है, नीतीश कुमार को आगे किया है। दूसरे राउंड के भीतर में खुले तौर पर जो एमवाय समीकरण है, मुस्लिम और यादव का समीकरण, जो खास तौर से मुस्लिम प्रभावित क्षेत्रों में पड़ने वाला है, वहां बीजेपी की मौजूदगी है ही नहीं। और एमवाय के साथ अगर दलित वोट बैंक जुड़ गया तो एक झटके में मुश्किल हालात नीतीश के सामने आ जाएंगे, और नीतीश के सामने अगर सेकंड राउंड में मुश्किल हालात खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी उसके बाद कहां की रहेगी। इसीलिए बीजेपी को पहले चरण के बाद दूसरे चरण से पहले बीच में नीतीश कुमार का लिए माला जपना उसने शुरू कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ नीतीश और बीजेपी का नहीं है, सवाल दिल्ली की सत्ता का बीजेपी के अपने राजनीतिक जमीन से जुड़े होने का भी नहीं है। सवाल तो यह है कि इन सब के बीच विपक्ष की रणनीति और विपक्ष की राजनीति कहां पर टिकी होगी और उसे जनता कैसे देख रही है। जिन बातों का जिक्र खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी आज कट्टे शब्द के आश्रय बार बार जंगल राज और कट्टे राज का जिक्र करते चले गए, उसमें प्रशांत किशोर अगर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो जाएं और कहते हैं आप कब तक डरा डरा कर सत्ता में बरकरार रहेंगे, अब तो अल्टरनेटिव आ गया है। और दूसरी तरफ उसी कट्टा राज और जंगल राज की विरासत को संभालते हुए जब तेजस्वी नए तेवर के साथ अपने वादों को दोहराते हुए जनता के बीच जाते हैं, तो जो हुजूम उनके लिए उमड़ पड़ता है वह हुजूम तो बीजेपी के किसी नेता के लिए नहीं उमड़ रहा, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो। सबसे पहले इस हुजूम को देखिए, तब अगला सवाल खड़ा होगा क्या वाकई अल्टरनेटिव का डर इस दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी को है। देखिए तेजस्वी यादव की रैली का एक दृश्य भर। क्योंकि आज 19 चल सका उनको करना है। आप लोग तो देख ही नहीं हुए कि अपने हेलीकॉप्टर को टमाटर बना दिए। बताइए, हमारे एक हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए मोदी जी 30 हेलीकॉप्टर पीछे किए हुए हैं, लेकिन उस 30 हेलीकॉप्टरों से बाहर के लोग आ रहे हैं जिनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बिहारी पीछे नहीं हटने वाला है, बिहारी आगे ही रहेगा। यह रैली यह संकेत दे सकती है कि तेजस्वी के अनुकूल बिहार के इस चुनाव में कम से कम हवा बड़ी तेज चलने लगी है। लेकिन बीजेपी का डर दूसरा है। बीजेपी बिहार चुनाव को हारना इसलिए नहीं चाहती है क्योंकि हारते ही प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प बीजेपी के भीतर खोजना तेज हो जाएगा, संघ सक्रिय हो जाएगा। बीजेपी के वो कद्दावर नेता जो इस दौर में हाशिए पर हैं, वह उभर कर सामने लाने लगेंगे। यह तो एक परिस्थिति है, लेकिन एक दूसरी परिस्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर तेजस्वी की रैली का हुजूम तेजस्वी को अगर जीतते हुए बता रहा है, तो उसकी दूसरी परिभाषा आजादी के बाद सबसे ज्यादा हुई वोटिंग तले बिहार में बदलाव के साथ कहीं कोई विकल्प तलाश तो नहीं रहा है, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और अगर विकल्प की जीत हो जाती है, यानी प्रशांत किशोर की जीत हो जाती है, तो फिर यह कितनी बड़ी चुनौती या कितनी बड़ी धमकी दिल्ली की सत्ता के लिए होगी, यह आप सिर्फ सोच सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर तेजस्वी नहीं है, वहां तो राहुल गांधी खड़े हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर जिस राजनीति और जिस राजनीतिक मुद्दों की लड़ाई अपने तौर पर प्रशांत किशोर ने शुरू की, अगर उनको जीत मिलती है तो यह चेतावनी दिल्ली में बैठे हुए मोदी शाह की सत्ता को खुले तौर पर होगी, क्योंकि वह एक वैकल्पिक सोच को रख रहे हैं और आज भी वह खुलकर यह कहने से चूके नहीं। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है,
ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको जमीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर। सही मायने में असल लड़ाई तो इस देश के सामने इसी बात को लेकर रही है। बीते 11 वर्षों से कोई विकल्प इस देश में आगे बढ़ नहीं पाया। आप कह सकते हैं इस दौर में सीबीआई ने बड़ा काम किया, ईडी ने बड़ा काम किया, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा काम किया। उसमें एक बड़ी भूमिका मीडिया की भी रही, उससे बड़ी भूमिका जुडिशरी की आकर भी खड़ी हो गई और आखिरी लड़ाई चुनाव आयोग ने शुरू कर दी। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर बिहार के भीतर कोई वैकल्पिक सोच उभर रही है और बिहार का वोटर उसे हाथों हाथ ले रहा है, पुराने तमाम रिकॉर्ड वोटिंग के टूट गए हैं और दूसरे चरण में क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता है। सभी की सांसें ऊपर नीचे हो रही है, कई की धड़कनें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, कई की धड़कनें तेज है, क्योंकि राजनीति का यह मिजाज बिहार के भीतर एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पैदा तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अतीत की राजनीति में एक तरफ नीतीश थे, दूसरी तरफ लालू थे, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी। कांग्रेस ने अपना रास्ता चुना, बीजेपी ने अपना रास्ता चुना और वैचारिक लड़ाई उस तर्ज पर बिहार के भीतर उफन ही नहीं पाई जो मंडल कमंडल से आगे जा भी पाती। लेकिन क्या वाकई प्रशांत किशोर एक नई चुनौती के साथ इस देश की राजनीति में उभर कर आ जाएंगे? यह ठीक वैसा ही है जैसे केजरीवाल ने दिल्ली की सियासत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को खुले तौर पर चुनौती देना शुरू कर दिया था। क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक सच हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिन बातों को कहते हैं उन बातों का असर लोगों पर व्यापक होता है, लेकिन उन बातों का कोई आधार नहीं होता है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर जब नोटबंदी की गई वो आज ही का दिन था, एक बार फिर दोहरा देते हैं, काला धन खत्म नहीं हुआ, स्विस बैंक में और ज्यादा काला धन बढ़ गया। बड़े नोट पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए, 500 रुपए का नोट लाना पड़ गया। कैशलेस परिस्थितियां बनी नहीं, कैश अभी भी लोग साथ रखना चाहते हैं। नकली नोट थमे नहीं, आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि नकली नोट भी बाजार में भरे पड़े हैं। ये तमाम मैसेजों के बीच जो आखिरी मैसेज यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज चंपारण में कह रहे थे, अब मैं शपथ ग्रहण के दिन आऊंगा, तो क्या आपको भरोसा है? या फिर बिहार की राजनीति में जिस तरीके से वोटरों का नया भरोसा अपने वोटिंग के अधिकार के आश्रय ज्यादा बड़ी तादाद में एकजुट होकर सामने आया है, वो भारत की उस राजनीति को क्या पलट देगा जो राजनीति पारंपरिक तौर पर चली आ रही थी? या फिर एक बार फिर भरोसा प्रधानमंत्री और अमित शाह पे किया जाए? शायद फैसले की घड़ी बिहार के लिए भी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।